जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनाम पर्सपेक्टिव और आपका स्वागत है सीटेट एग्जाम 2026 के इस महत्वपूर्ण सोशल साइंस के टॉप 60 एमसीक्यू सीरीज में। दोस्तों, आज की इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जो पूरी तरह सीटेट प्रीवियस ईयर पर आधारित है। अगर आपने इस सीरीज के पहले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस सीरीज के सभी वीडियो एक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है जहां आपका इन्हें क्रमवार एक के बाद एक आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को कवर कर रहे हैं जो सीटेट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हर सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि सीटेट से जुड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। प्रश्न संख्या 1। इतिहास में सिक्कों यानी क्वाइन के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प आपके सामने हैं। ए पुरालेख शास्त्र, बी मुद्रा शास्त्र, सी अभिलेखा शास्त्र, डी मानव शास्त्र। इसका सही जवाब है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत प्राचीन सिक्कों के प्रकार, धातु, लेख और चित्रों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इतिहास में सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प है ए तिथियां याद कराना, बी दृष्टिकोण विकसित करना, सी केवल युद्ध पढ़ाना, डी रटंत ज्ञान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दृष्टिकोण विकसित करना। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केवल तिथियां या युद्ध याद कराना नहीं होता, बल्कि विद्यार्थियों में ऐतिहासिक सोच, समझ और सही दृष्टिकोण विकसित करना होता है। इसीलिए सही उत्तर है दृष्टिकोण विकसित करना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। भूगोल का उद्देश्य है। विकल्प है मानचित्र याद कराना, बी मानव पर्यावरण संबंध समझाना, सी केवल स्थल रूप, डी केवल जलवायु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भूगोल का उद्देश्य केवल मानचित्र, स्थल रूप या जलवायु तक सीमित नहीं होता है, बल्कि मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच एक संबंध को समझाना होता है। इसीलिए सही उत्तर है मानव पर्यावरण संबंध समझाना। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। संविधान का उद्देश्य है। विकल्प है ए शासन चलाना, बी अधिकारों की रक्षा करना, सी कानून बनाना, डी दंड देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। संविधान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और शासन व्यवस्था को एक निश्चित ढांचा प्रदान करना होता है। केवल शासन चलाना या कानून बनाना संविधान का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। इसीलिए सही उत्तर है अधिकारों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 5। अर्थशास्त्र का संबंध है। विकल्प है केवल धन, बी मानव आवश्यकताओं से, सी उद्योग से, डी व्यापार से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मतलब अर्थशास्त्र का अध्ययन मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच संबंध को समझाता है। यह केवल धन, उद्योग या व्यापार तक सीमित नहीं होता। इसीलिए सही उत्तर है मानव आवश्यकताओं से। प्रश्न संख्या 6। संसाधन वे हैं जो। विकल्प है ए मुफ्त मिलते हैं, बी उपयोगी होते हैं, सी केवल प्राकृतिक हो, डी सीमित हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु तभी संसाधन कहलाती है जब वो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। हर संसाधन मुफ्त नहीं होता, न ही सभी केवल प्राकृतिक होते हैं, और सीमित होना उसकी परिभाषा नहीं, उसकी विशेषता हो सकती है। इसीलिए सही उत्तर है उपयोगी हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। शिलालेख इंस्क्रिप्शन सामान्यतः किस पर अंकित होते हैं? विकल्प है ए कागज पर, बी कपड़े पर, सी पत्थर या धातु पर, डी ताड़पत्र पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप भी अपना आंसर मन में या नोटबुक में मार्क करते चलिए और देखिए कितने आंसर सही जा रहे हैं। शिलालेख प्राचीन काल में पत्थरों, स्तंभों या धातु की सतहों पर खुदे हुए लेख होते थे। इसीलिए इतिहास में शिलालेख सामान्यतः पत्थर या धातु पर ही मिलते हैं। प्रश्न संख्या 8। इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोत का महत्व इसीलिए है क्योंकि। विकल्प है ए वे सरल होते हैं, बी वे प्रत्यक्ष साक्ष्य देते हैं, सी वे परीक्षा के लिए होते हैं, डी वे व्याख्या पर आधारित होते हैं।
इसका सही जवाब है वे प्रत्यक्ष साक्ष्य देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इतिहास में प्राथमिक स्रोत सीधे उसी समय के होते हैं, इसीलिए वे घटनाओं को प्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रमाण देते हैं। व्याख्या पर आधारित स्रोत द्वितीयक होते हैं। व्याख्या पर आधारित स्रोत क्या होते हैं? द्वितीयक होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून क्यों कहा जाता है? विकल्प है क्योंकि यह बहुत बड़ा है, विकल्प बी क्योंकि यह संसद द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन सी क्योंकि सभी कानून इसके अधीन होते हैं, डी क्योंकि यह केवल अधिकार देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और संसद द्वारा बनाया गया हर कानून संविधान के अनुरूप होना अनिवार्य होता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है ए सरकार को शक्तिशाली बनाना, बी नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, सी कर बढ़ाना, डी दंड देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देना है। यही कारण है कि इन्हें संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। तो चलिए अब अगले सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? विकल्प है ए शिक्षा का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, डी संवैधानिक उपचार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। क्योंकि शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार, ये तीनों जो है फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है मतलब मौलिक अधिकार है। वही हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। शुरुआत में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद एक और कर्तव्य जोड़ा गया, वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना। इसीलिए अब कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प है ए प्रशासन को केंद्रीकृत करना, बी लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना, सी कर वसूली, डी केवल ग्रामीण विकास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा द्वितीयक स्रोत है? विकल्प है ए शिलालेख, बी सिक्के, सी इतिहास की पाठ्य पुस्तक, डी गुफा चित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इतिहास के पाठ्य पुस्तक। दोस्तों शिलालेख, सिक्के और गुफा चित्र ये जो है प्राइमरी स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है। वही हम बात करें इतिहास की पाठ्य पुस्तक या कोई सा भी बुक, ये सब जो है प्राथमिक स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इतिहास केवल तिथियों का संग्रह नहीं है, यह कथन किस ओर संकेत करता है? आपके विकल्प है ए रटंत अध्ययन, बी आलोचनात्मक समझ, सी केवल तथ्य, ऑप्शन डी केवल घटनाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आलोचनात्मक समझ। दोस्तों इतिहास हमें सवाल करना सिखाता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इसीलिए यह कथन आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण की ओर संकेत करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इतिहास में काल विभाजन का उद्देश्य है। विकल्प है ए तिथियां याद कराना, बी अध्ययन को सरल बनाना, सी घटनाएं कम करना, डी केवल राजाओं का अध्ययन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन को सरल बनाना। इतिहास में काल विभाजन इसीलिए किया जाता है ताकि लंबे और जटिल ऐतिहासिक समय को अलग अलग कालों में बांटकर उसे आसानी से समझा और पढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य न तो केवल तिथियां याद कराना, न ही केवल राजाओं या घटनाओं का इतिहास को सीमित करना। चलिए अब अगले सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
तारपत्र पांडुलिपियां मुख्यतः किस काल से संबंधित है? विकल्प है ए आधुनिक काल, बी मध्यकाल, सी प्राचीन व मध्यकाल, डी समकालीन काल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्राचीन व मध्यकाल। तारपत्र पांडुलिपियों का उपयोग प्राचीन भारत में भी किया गया और मध्यकाल तक यह परंपरा जारी रही। इन पांडुलिपियों पर धार्मिक ग्रंथ, साहित्य, प्रशासनिक और वैज्ञानिक विषय लिखे जाते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। विकल्प है ए अस्थायी बस्तियां, बी नगर नियोजन, सी घुमंतु जीवन, डी गुफा निवास। इसका सही जवाब हो जाएगा नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख बात वहां की नगर नियोजन ही थी। क्वेश्चन नंबर 18। वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार था। विकल्प है ए उद्योग, बी व्यापार, सी कृषि एवं पशुपालन, डी खनन। तो वैदिक काल में जो प्रमुख आधार था जो समाज का वो था कृषि एवं पशुपालन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। विकल्प है ए जाति भेद, बी कर्मकांड, सी ईश्वर भक्ति और समानता, डी युद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ईश्वर भक्ति और समानता। क्वेश्चन नंबर 20। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है ए केवल मानचित्र याद कराना, बी मानव पर्यावरण संबंध को समझना, सी केवल स्थल रूपों का अध्ययन, डी केवल जलवायु। भूगोल का मुख्य उद्देश्य जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव पर्यावरण संबंध को समझना। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? विकल्प है ए नदी, बी खनिज, सी सड़क, डी वन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सड़क। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस पवन से होती है? विकल्प है ए पश्चिमी विक्षोभ, बी उत्तर पूर्वी मानसून, सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, डी स्थलीय पवन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? विकल्प है ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। इसका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 24। किसी क्षेत्र की जनसंख्या और भूमि के अनुपात को क्या कहते हैं? विकल्प है ए जनसंख्या वृद्धि, बी जनसंख्या वितरण, सी जनसंख्या घनत्व, डी जनसंख्या संरचना। इसका सही जवाब है विकल्प सी जनसंख्या घनत्व। ये VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। भूगोल पढ़ाते समय क्षेत्र भ्रमण फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प है ए मनोरंजन, बी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सी समय बिताना, डी परीक्षा तैयारी। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा जलवायु का घटक नहीं है? विकल्प है ए तापमान, बी वर्षा, सी दाब, डी मिट्टी। सही जवाब हो जाएगा मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में कृषि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? विकल्प है ए उद्योग, बी मानसून, सी खनिज, डी यातायात। इसका सही जवाब हो जाएगा मानसून। क्वेश्चन नंबर 28। मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते समय सबसे जरूरी है। विकल्प है तिथियां रटवाना, बी राजाओं के नाम, सी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन समझना, डी युद्ध सूची। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन समझाना। क्वेश्चन नंबर 29। सूफी संतों ने किस पर जोर दिया? विकल्प है ए हिंसा, बी प्रेम और मानवता, सी सत्ता, डी कर व्यवस्था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम और मानवता पर जोर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 30। इतिहास में यात्रियों के विवरण क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प है ए वे कल्पनात्मक होते हैं, बी वे प्रत्यक्ष अनुभव बताते हैं, ऑप्शन सी है वे साहित्य है, डी वे परीक्षा के लिए है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31। गुफा चित्रों से हमें किसकी जानकारी मिलती है? विकल्प है ए आधुनिक जीवन की, बी प्राचीन मानव की जीवन, ऑप्शन सी मध्यकालीन युद्ध,
डी औपनिवेशिक शासन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन मानव का जीवन। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विकल्प है तक्षशिला, बी है दिल्ली, सी आगरा, डी कोलकाता। इसका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। प्राचीन भारत में तक्षशिला प्रमुख शिक्षा केंद्र थी, और भी थे, नालंदा वगैरह बिहार में थे। क्वेश्चन नंबर 33, ताम्रपाषाण काल की विशेषता क्या थी? विकल्प है ए केवल पत्थर के औजार, बी केवल लोहे के औजार, सी तांबा और पत्थर दोनों के, डी केवल कांसा। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और पत्थर दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, पुरातत्वविद प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। विकल्प है ए कल्पना से, बी मौखिक परंपरा से, सी भौतिक अवशेषों से, डी समाचार पत्रों से। इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक अवशेषों से। चलिए अब अगले सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है ए सरकार बदलना, बी जनता को अधिकार देना, सी प्रतिनिधि चुनना, डी प्रचार करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता को अधिकार देना। क्वेश्चन नंबर 36, रूल ऑफ लॉ का अर्थ है? विकल्प है ए राजा का शासन, बी कानून से ऊपर कोई नहीं, सी केवल सरकार के लिए कानून, डी न्यायालय की सर्वोच्चता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून से ऊपर कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, लोकतांत्रिक शासन में कानून कौन बनाता है? विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी न्यायपालिका, सी कार्यपालिका, डी विधायिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विधायिका। भारत में जो है कानून जो बनाती है वो विधायिका बनाती है। शासन के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका उसको अवलोकन और न्याय देती है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक स्रोत कौन होता है? विकल्प है ए संसद, बी सरकार, सी संविधान, डी जनता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता। क्वेश्चन नंबर 39, इतिहास पढ़ाने में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? विकल्प है समय बचाने के लिए, बी रटना आसान बनाने के लिए, सी कल्पना शक्ति और समझ विकसित करने के लिए, डी केवल सजावट के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्पना शक्ति और समझ विकसित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कोहलबर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर से संबंधित है? विकल्प है ए दंड आज्ञा पालन, बी सामाजिक अनुबंध, सी सामाजिक व्यवस्था, डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उत्तर परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल से संबंधित होते हैं, जहां व्यक्ति कानून से ऊपर नैतिक मूल्यों को महत्व देता है। चलिए आगे सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? विकल्प है संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रियात्मक। संरक्षण की अवधारणा संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है, जहां बच्चा समझता है कि आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम होता है? विकल्प है ए रटने से, बी अनुकरण से, सी सक्रिय सहभागिता से, डी दंड से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय सहभागिता से। क्वेश्चन नंबर 43, विविध क्षमताओं वाले बच्चों के साथ पढ़ाना कहलाता है? मतलब अलग अलग क्षमताओं के बच्चों को वो एक साथ पढ़ाना जो है क्या कहलाता है? विकल्प है आपके ए विशेष शिक्षा, बी औपचारात्मक शिक्षा,
सी समावेशी शिक्षा, डी अनौपचारिक शिक्षा। इसका सही जवाब है समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 44, निकट से दूर की ओर विकास किस सिद्धांत से जुड़ा है? विकल्प है ए सिर से पैर, बी केंद्र से परिधि, सी नैतिक विकास, डी भावनात्मक विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केंद्र से परिधि। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है। विकल्प है ए आत्मज्ञान, बी दूसरों की भावनाओं न्याय समझना, सी गणितीय क्षमता, डी प्रकृति ज्ञान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरों की भावनाएं समझना, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, मूल्यांकन का सही उद्देश्य है। विकल्प है ए तुलना करना, बी है उत्पन्न करना, सी सीखने में सुधार, डी वर्गीकरण। इसका सही जवाब होगा सीखने में सुधार, ऑप्शन नंबर सी। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की कमियों को पहचान कर सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बालक के समाजीकरण में सबसे पहले भूमिका निभाता है। विकल्प है ए विद्यालय, बी मीडिया, सी परिवार, डी समाज। इसका सही जवाब होगा परिवार। क्वेश्चन नंबर 48, प्रेरणा का सबसे प्रभावी प्रभाव है। विकल्प है ए बाह्य प्रेरणा, बी आंतरिक प्रेरणा, सी दंड, डी पुरस्कार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आंतरिक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 49, विकास की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है ए रुक रुक कर, बी असमान, सी निरंतर, डी अचानक। इसका सही जवाब होगा निरंतर। विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है, यह जीवन भर धीरे धीरे चलती रहती है, न कि अचानक या रुक रुक कर। चलिए आगे सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किशोरावस्था सामान्यतः किस आयु समूह से संबंधित है? विकल्प है ए 6 से 10 वर्ष, बी 10 से 12 वर्ष, सी 11 से 18 वर्ष, डी 18 से 25 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11 से 18 वर्ष। 11 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है किशोरावस्था, जहां शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तेजी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किशोरावस्था में व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? विकल्प है ए शारीरिक परिवर्तन, बी हार्मोनल परिवर्तन, सी सामाजिक दबाव, डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से सभी। किशोरावस्था में व्यवहार परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, हार्मोनल परिवर्तन और सामाजिक दबाव तीनों के कारण होता है। तो दोस्तों, यह मिक्स्ड क्वेश्चन की यह सीरीज आपको कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। पियाजे के अनुसार 11 वर्ष से ऊपर बच्चों किस अवस्था में होती है? विकल्प है ए संवेदी प्रेरक अवस्था, विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था, सी ठोस संक्रियात्मक व्यवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था। इसका सही जवाब होगा औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था। पियाजे के अनुसार 11 वर्ष के बाद बच्चा तार्किक, अमूर्त और कल्पनात्मक सोच विकसित कर लेता है, जिसे पियाजे औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, रचनात्मक अधिगम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का अर्थ है। विकल्प है ए शिक्षक ज्ञान देता है, बी विद्यार्थियों स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, सी रटंत अभ्यास, डी अनुकरण आधारित सीखना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। रचनात्मक अधिगम में छात्र अपने अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 54, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई में किस प्रकार अधिक जोर दिया जाता है? विकल्प है ए अंतिम परीक्षा, बी केवल अंक, सी सीखने की प्रक्रिया, डी तुलना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीखने की प्रक्रिया। सीसीई में अंतिम परीक्षा या केवल अंकों के बजाय सीखने की पूरी प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, चुनाव क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है ए सरकार बदलने के लिए, बी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, सी प्रतिनिधि चुनने के लिए, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी, ऊपर का सभी हो जाएगा। चुनाव सरकार बदलने के लिए भी होता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी होता है, और प्रतिनिधि चुनने के लिए भी होता है, इसीलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन है ए, केवल अधिकारों की जानकारी, बी, केवल कर्तव्यों की जानकारी, सी, अधिकार और कर्तव्य दोनों को की समझ, ऑप्शन डी, केवल कानून का डर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार और कर्तव्य दोनों की समझ। क्वेश्चन नंबर 57, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की औसत स्थिति को क्या कहते हैं? विकल्प है ए, मौसम, बी, जलवायु, सी, वर्षा, डी, तापमान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवायु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि में अंतर मुख्यतः किस कारण होता है? ऑप्शन है ए, पृथ्वी के घूर्णन की गति, बी, पृथ्वी की परिक्रमण गति, सी, पृथ्वी का अक्ष झुकाव, डी, चंद्रमा की गति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अक्ष झुकाव। क्वेश्चन नंबर 59, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? विकल्प है ए, लेटराइट मिट्टी, बी, मरुस्थलीय मिट्टी, सी, जलोढ़ मिट्टी, डी, पर्वतीय मिट्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी, जो आपको गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी मैदानी इलाकों में देखने को मिलती है। यह रहा आज का मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, निम्न में से कौन सा अपक्षय वेटरिंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए है नदी द्वारा मिट्टी का कटाव, ऑप्शन बी, हिमनद द्वारा घाटी का निर्माण, सी, तापमान परिवर्तन से चट्टानों का टूटना, और ऑप्शन डी, समुद्री लहरों द्वारा तट कटाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तापमान परिवर्तन से चट्टानों का टूटना ही अपक्षय या वेटरिंग कहलाती है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए आज के इस एमसीक्यू टेस्ट में आपने कितना स्कोर गेन किया, और यह भी लिखिए आपको यह मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही क्वालिटी एमसीक्यू टेस्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल द इनाम पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।